नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के रीजनल डायरेक्टर सुमित आनंद। आनंद जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए, 0% 3% की एक्साइज ड्यूटी पर पूरे देश के सोना चांदी के व्यापारी उद्वेलित थे, क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, 3 चीजें हमारे ट्रेड में आई हैं इस बजट में। आमतौर पे जब बजट आता है तो कुछ सौगात लेके जाता है, कुछ लेके आता है, कुछ लेके जाता है। पर इस बजट में जो तीनों चीजें आई हैं, एक आई 2% जो कस्टम ड्यूटी थी उसको 4 कर दिया गया, जो हमसे ले जाई गई। दूसरा, 2 लाख रुपए की कैश परचेस से ऊपर हम जिसका भी बिल बनाएंगे उससे हमें टीडीएस नुमा टीसीएस नाम का एक नया टैक्स, वो हमें उससे जमा करना है। उसके एवज में मुझे कस्टमर से पैन कार्ड लेना पड़ेगा। तीसरी बात, एक्साइज डिपार्टमेंट की एंट्री इन ज्वेलरी इंडस्ट्री। बात उन्होंने कही है 0.3% ऑफ माय मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। 0.3 इतना छोटा अमाउंट है जो आप भी समझते होंगे कि ये कोई बहुत ज्यादा राजस्व इकट्ठा करके नहीं दे पाएगा, वो भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर नहीं। तो हम जो ज्वेलर्स हैं वो इस बात से परेशान है कि सरकार असल में ज्वेलर्स से चाहती क्या है। अभी 0.3% है, कल को 3% भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा साहब। परसेंटेज कम मायने रखते हैं। आज एक नया डिपार्टमेंट आ जाना इस इंडस्ट्री पे, सबसे बड़ी बात है हैरेसमेंट, एक नया दिमाग के ऊपर टेंशन, नई टाइप की बुक कीपिंग्स के साथ जूझना, नए टाइप के प्रैक्टिशनर्स के साथ हमें इन्वॉल्व होना, नई कंसल्टेंसीज लेना, बैक ऑफिस पे उसकी नई तैयारियां करना, गलती होने के चांसेस भी रहेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इस एक्साइज डिपार्टमेंट को ज्वेलरी मार्केट में एंटर करने की जरूरत क्या है। अगर सरकार को राजस्व बढ़ाना है, आज 1% वैट टैक्स है हमारे ऊपर, उस वैट टैक्स में 0.3% बढ़ाया जा सकता था। एक नई तरह से एंट्री सरकार ने क्यों की? क्यों सारे ज्वेलर्स को हैरेस कर रहे हैं? क्यों सरकार का हर आदेश हमारे सर आंखों पर उसके बावजूद उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि जिन ज्वेलर्स भाइयों ने उनको हमेशा समय पे हर चीज कर दिया है, हर चीज सिस्टमैटिक की है, इस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को टाइम के साथ हमने ऑर्गेनाइज करने का पूरा साथ दिया है, सरकार ने हमारा हमेशा साथ दिया है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि सरकार आज भी हमको समझे और इस नए हैरेसमेंट और नए ट्रबल के साथ हमको दूर रखे। ऐसा कहा जाता है कि मल्टीनेशनल्स के इशारे पे ऐसे कानून बने, ऐसा है? बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, आपको ऐसा लगता है? इसमें मैं कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, पर हिंदुस्तान है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये टीसीएस क्या होगा, क्या है ये टीसीएस नया? टीसीएस इज अ कमर्शियल टैक्स। जैसे आप टीडीएस एट सोर्स क्लाइंट से डिडक्ट करते हैं, वैसे टीसीएस नामों में फर्क है, काम सेम है। अच्छा, वो मुझे 1% एक्स्ट्रा चार्ज करके कस्टमर से काटना है। अगर 2 लाख से ज्यादा कमाल लेता है तो? कैश में लेता है तो? अगर वो 4 बिल बनवा ले, जैसा होगा? जी साहब, होगा यही कि आज ज्वेलर्स, जैसे मैंने अभी कहा कि हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ट्रेडिशनल ज्वेलर्स थे, सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सोना खरीदने कारपोरेट तो आएगा नहीं, सोने के ज्वेलरी खरीदने। जी साहब, जो आदमी आएगा 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख शादी ब्याह में खरीदने आया, जी साहब, वो कहेगा कि 5 बिल बना दो। जी, अभी होता क्या है कि हम एज अ ज्वेलर, हमको टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी चाहते हैं कि हम खुल के बिजनेस करें, साफ सुथरा बिजनेस करें, शांति की नींद सोए। हम भी कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहते हैं, पर इस तरह की चीजों से एडजस्टमेंट जन्म लेंगी। 2 लाख रुपए आपने जिस तरह से कहा कि छोटा बिल बनाना, ये हम नहीं चाहते छोटा बिल बनाए। हम चाहते हैं कि अगर हम 5 लाख का माल बेचे, हम 5 लाख का बिल सरकार को साफ सुथरा दिखाएं कि साहब हमने बनाया, हमने पैसा लिया, आपको उसका टैक्स देना है। सरकार तो यही कही कि जो आदमी 2 लाख का जेवर खरीद सकता है वो अतिरिक्त पैसा दे सकता है 1%। 1% में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम है कि उस
इंसान उस कस्टमर की आइडेंटिटी हाँ। वो अपने डिपार्टमेंट से लिंक करना चाहते हैं। ओके। ये क्योंकि अगर 1% का इशू होता तो भी कोई बात नहीं थी, बात आती है उसके पैन कार्ड को हमारे शोरूम के साथ लिंक करना। आप भी जानते हैं कि आज ज्वेलरी मार्केट में मोर देन 70% क्लाइंट फीमेल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, जो घर से आती हैं, उनके मन मूड और हिसाब से वो लोग अपनी शॉपिंग करती हैं। कोई पैन कार्ड जेब में रख के नहीं निकलता, वो अपने जैसे आम शॉपिंग करती हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आज ज्वेलरी हाई वैल्यू आइटम है, 2 लाख रुपए का बिल एक इतना आम सा बिल है जो एक ठीक ठाक एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी बंदा अगर शॉपिंग करने निकलता है शादी ब्याह की, तो 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक आम सी बात है। हाँ, और शादियां घर में होती है। जी बिल्कुल। हमारा ये पूछना है कि अगर उनको किसी भी तरह की कस्टमर की आइडेंटिटी चाहिए रिटेल मार्केट से, तो वो सिर्फ ज्वेलरी से ही क्यों? क्योंकि ज्वेलरी सरकार समझती है विलासिता की चीज है, उससे वे लोग खरीदते हैं, उनके पास एडिशनल मनी है। और मुख्य बात यह कि ये ब्लैक मनी है जिससे लोग सोने में, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, ये सरकार को लगता है। आज मैं एक बेचवान हूं। हाँ। मुझे मेरा कर्तव्य है मैं सही तरीके से टैक्स दूं, मैं सही तरीके से बिजनेस करूं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करूं, एथिकल बिजनेस करूं। ये सरकार को इंटेंगलमेंट की उनको पता होगा कि काला धन कहां है। मुझे सच में नहीं पता कि काला धन कहां है। सरकार को अगर ऐसा लगता है काला धन शॉपिंग में ऐसी इस तरह से लग्जरी गुड्स में अगर लोग उड़ा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आज क्या घड़ी खरीदने में आपको 20 लाख रुपए की घड़ी नहीं मिलती बाजार में? क्या आप फ्रिज खरीदने जाते हैं तो क्या 2-2 लाख रुपए के फ्रिज बाजार में नहीं है? क्या व्हाइट गुड्स में ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है, फर्नीचर में नहीं है? तो सिर्फ ज्वेलरी में ही क्यों? आपकी शिकायत है कि केवल ज्वेलरी में ही क्यों है ये? जी। 20 लाख की घड़ी खरीदने पर कोई पैन कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। 10 लाख की कार खरीदने पर पैन कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। जी। तो मूल समस्या यह है कि जो नियंत्रण सरकार का है वो ज्यादा आपको बुरा लग रहा है, इसी के लिए देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। जी साहब, बिल्कुल सही बोला आपने। हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ज्वेलर्स को कसावट करने का क्यों मन बनाया, कुछ बात समझ में नहीं है। आज मैं तरीके से धंधा करता हूं। आज मैं 2 लाख रुपए का बिल मैं कस्टमर को बोल दूंगा, साहब आप मुझे पैन कार्ड नहीं देंगे, मैं आपसे ज्वेलरी नहीं बेचूंगा आपको, आप मेरे को पैन कार्ड दीजिए तो मैं आपका बिलिंग करूंगा। क्या सरकार मुझे वो धंधा वापस लाके दे सकती है? मेरे ना करने पे वो कस्टमर 2 सीढ़ी नीचे उतर के किसी क्या भी चला जाएगा। हो सकता है कोई मेरा भाई ज्वेलर उसके साथ कोई एडजस्टमेंट करने को तैयार हो जाए। वो सेल मेरी जब जाएगी तो क्या सरकार मुझे वो लौटा पाएगी? क्या पुराने गोल्ड कंट्रोल एक्ट के दिन लौट रहे हैं? गोल्ड कंट्रोल एक्ट मैंने तो सुना ही है, क्योंकि मुझे जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था मैंने सुना था कि बहुत कसावटें होती थी। एक तरह से देखा जाए तो पूरा व्यापार बर्बाद हो गया था। मोरारजी देसाई के जमाने की बात है ये। जी साहब। और पूरा कारोबार ठप हो गया था। जी साहब। बाद में सोने चांदी का कारोबार करने वालों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया कई राज्यों में, और ये माना गया कि इस कानून के बनने से हमारे कई सोना चांदी व्यापारी भाई पिछड़ गए हैं और उन्हें राहत दी जाए। ओबीसी के तहत उन्हें दिया गया कई लोगों को। क्या ऐसी हालत फिर आ रही है? जी साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। इसी तरह के हालात फिर से आएंगे जब भी किसी कारोबारी के ऊपर, किसी भी कारोबार के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड डाल दिया जाता है तो वो बोझ उठाने में उसको मुश्किल पड़ती है। उसको उन चीजों को निपटाते निपटाते उसका समय ज्यादा चला जाता है, बजाय कि वो एक कुशलता के साथ, तहजीब के साथ अपने धंधे को इंप्रूव करे। सरकार की पॉलिसीज धंधा बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, धंधा घटाने के लिए नहीं। पिछले साल सोने का इंपोर्ट 25% के आसपास कम हुआ। क्या इससे इंपोर्ट कम होगा सोने का? मैं समझता हूं कि कम से कम 20 से 25% इंपोर्ट घटेगा और ज्वेलरी की सेल भी घटेगी। मतलब लोग कहीं और निवेश करेंगे? बिल्कुल निवेश करेंगे साहब। कोई हैरेसमेंट, कोई हैजर्ड नहीं चाहता है। आज का जमाना और फ्रीनेस की तरफ जा रहा है, इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। आपके आंदोलन से सरकार का क्या रुख रहा? सरकार ने क्या कहा इस कल जब प्रणब मुखर्जी ने अभी जब बजट में, पार्लियामेंट में जब बजट का वापस से एक रिवीजन लिया,
तो हमें बहुत खुशी है कि ऑलमोस्ट 95% तक चीजों को उन्होंने बजट में पास किया, पर खास तौर पे हमारी इन दो चीजों पे, एक्साइज को वापस लेने की बात को लेकर और 2 लाख रुपए पे टीसीएस को लेकर प्रणब मुखर्जी ने एक आश्वासन दिया है कि वो इसके ऊपर फिर से सोच के जवाब देंगे। तो आज भी वो इस बारे में सोच रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे दुख दर्द को समझे और हमें और राहत प्रदान करें। अभी कौन कौन से इंस्पेक्टर आते हैं आपके यहाँ? गुमाश्ता आते हैं, नगर निगम वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, सेंट्रल एक्साइज वाले भी अब आएंगे, सेल्स टैक्स वाले आएंगे, और कौन कौन से विभाग आते हैं आपके यहाँ? आपने जितने नाम लाइन से लिए ऑलमोस्ट सभी आते हैं साहब। हाँ। जो एक इसमें नेता और गुंडों का नाम नहीं लिया है। नहीं साहब, इंदौर किसी हद तक बहुत अच्छा है दूसरे शहरों के तुलना में, पर यस, सारे जितने भी हम पे डिपार्टमेंट्स अभी लगते हैं, हम सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली, और यही कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो और हम तरीके से और एक अच्छे नागरिक के तरीके से हम हमारे टैक्सेस और हमारी सारी ड्यूटीज को पूरा करें। मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स है, ट्रेडिंग पर नहीं, ऐसा है क्या? साहब ऐसा ही है। और मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत छोटे छोटे लोग करते हैं, बहुत छोटे व्यापारी कारीगर करते हैं। कोई गली इंदौर में या देश के किसी भी गांव कस्बे में जाइए, वहां आपको सुनार मिल जाएंगे जो सोने चांदी का काम करते दिखेंगे। कोई पायजाब बनाएगा, कोई झुमका बनाएगा, कोई टॉस बनाएगा। इतने लोग काम करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, वे सब प्रभावित होंगे इससे? जी साहब, वैसे तो इन्होंने प्रावधान रखा है 1.5 करोड़ से ऊपर के लोगों पे जी, पर जिसके दुकान पे दरवाजा खटखटाया जाएगा उसके चेहरे पे लिखा नहीं है कि वो 1.5 करोड़ का काम करता है या 10 करोड़ का। तो जाने की अनुमति तो डिपार्टमेंट को हर जगह रहेगी। तो हर छोटा बड़ा वाले जा सकते हैं। जी साहब, सब परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। ये इंडस्ट्री साइज में बहुत बड़ी है पर मार्जिन्स में बहुत छोटी है। अभी इंडिया में, भारत की क्या स्थिति है जेम्स एंड ज्वेलरी के मामले में, कारोबार के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में? दुबई ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया, ऐसा है? आपने ऐसी दुखती रत छेड़ दी है। आज दुबई एक बहुत ही छोटा सा हमारे बड़े शहर जितना कंट्री है वो, पर वहां की सरकार ने उसको प्रोजेक्शन दिया है कि हम इसको गोल्ड हब बनाना चाहते हैं। आज आप बिलीव करेंगे, जितना कारोबार और जितना साइज मुंबई मार्केट का है उतना बड़ा दुबई टोटल है। आज इतना ज्वेलर्स, इतना कारोबार, इतना कारीगर हिंदुस्तान में मौजूद है जिसकी कला को अगर ये लोग आगे बढ़ाएं, सरकार अगर इसका बीड़ा उठाए, हमारी फेडरेशन उनका साथ देने हमेशा राजी रहती है। अगर ये बीड़ा उठाए कि हिंदुस्तान की कला कौन नहीं लाइक करता साहब। हम बहुत खूबसूरत गहने बनाते हैं, जो हिंदुस्तानी गहना है उसकी कोई जोड़ ना इटली में है, ना जर्मनी में है, ना यूएसए में है, ना दुबई में है। सबसे बेस्ट गहना हिंदुस्तान बनाता है, उसकी कला को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। एक बात आप शायद चूक गए यहाँ, भारतीय गहनों की खूबी एक और ये है कि वो टेलर मेड होते हैं, आदेश पे बनाए जाते हैं, हैंडमेड होते हैं, मशीन, उसलिए उनमें हर एक गहना अपने आप में अनूठा होता है। जी साहब। लेकिन लोग कहते हैं कि अनूठापन है, इसमें एक बड़ी कमी है कि इसमें मिलावट होती है। नहीं, वो बहुत पुरानी बातें हो गई। हाँ। अब जैसा मैं आपको फिर तीसरी बार बोल रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री अब काफी ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही है, काफी रिस्पॉन्सिबल होती जा रही है। सरकार के कुछ नियम जैसे हॉलमार्किंग को सरकार ने जब से लागू किया है, बहुत सारा जेवर जो हिंदुस्तान में बन रहा है, ऑलमोस्ट मैं समझता हूं 60, 70, 80% तक ज्वेलरी हॉलमार्किंग के साथ बिक रही है। बहुत अच्छे से बिक रही है, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन ज्वेलरी की कितनी डिमांड बढ़ चुकी है इन्हीं कारणों की वजह से। तो एक्सपोर्ट हमारा प्रभावित हो रहा है इससे क्या? जो सरकार की नीतियों से एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है? एक्सपोर्ट अब प्रभावित हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन ज्वेलरी, बट अभी मार्केट उतना अच्छा रिपेंड नहीं कर पा रहा, रिप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी डाउन चली बहुत टाइम से। उसी तरह से यूरोपियन मार्केट्स में भी डाउनफॉल रहा। उनके डाउनफॉल की वजह से थोड़ा सा एक्सपोर्ट डाउन है,
But as per Indian jewelry is concerned, that is rocking everywhere. एनआरआई ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारी ज्वेलरी या विदेशी लोग भी खरीदते हैं? नहीं, विदेशी लोग भी खरीदते हैं एनआरआईज के साथ साथ। भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, अब दुबई सोने की चिड़िया हो जाएगा, ऐसा लगता है? सब कुछ सरकारी पॉलिसीज उसको सोने की चिड़िया बनाती जा रही है। मैं तो सच कहता हूं, अगर सरकार इसको थोड़ा सा भी ध्यान दे, क्या ध्यान दे सरकार? आपको क्या लगता है क्या करे? जी, जो आपने कहा छोटे छोटे कारीगर, जी। इन लोगों पे थोड़ा सा ध्यान दे, उनको एजुकेशन, जैसे उन्होंने अभी प्रावधान रखा है एजुकेशन का, उसके लिए फंडिंग किया है, जी। उनके लिए प्रॉपर जगह, उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनको एक अच्छा जीवन, और उनके बनाए हुए जेवर को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एग्जिबिट कर सकते हैं, इसके ऊपर मेहनत हो। कला को जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक बिकेगी कैसे? ये सारा टैक्सेशन सोने पर ही है कि चांदी पर भी है? अभी जो ये दोनों तीनों चेंजेस जो आए हैं वो हाल फिलहाल में सिर्फ सोने पे आए हैं। मतलब चांदी के कारोबार करने पे कोई रोक नहीं है? चांदी के कारोबार पे अभी तो कोई रोक नहीं। मतलब चांदी का कारोबार निर्बाध गति से होता रहेगा? हाँ साहब, मतलब ऐसा ही है। आपकी क्या मांगे अभी सरकार से? क्या मांगे, क्या क्या चाहते हैं कि सरकार कौन से टैक्स ले ले, क्या हटा ले? हमारी मांग, जो तीनों टैक्सेस जो अभी इंट्रोड्यूस हुए और इम्प्रूव किए गए, उसमें से जो कस्टम ड्यूटी इन्होंने 2 से 4 की है, हाँ। ये सरकार का एक राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक राइट स्टेप है। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। वो बात और है कि उसके साथ कुछ भी काला बाजारी या जो भी होगी वो एक डिफरेंट इशू है, हम उसमें नहीं पड़ते, पर उसमें हमें सरकार के साथ कोई शिकायत नहीं है। पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है वो एक्साइज ड्यूटी 100% रोल बैक होना चाहिए। सेकंड, ये जो 2 लाख का टीसीएस का जो नया प्रावधान लाए हैं, इस 2 लाख को कम से कम 7 लाख 8 लाख के ऊपर लेके जाना चाहिए, नहीं तो उसको कम से कम इस साल के लिए रोल बैक करना चाहिए। और इस कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को प्रोजेक्ट करना चाहिए इंडिया को कि ये ज्वेलरी हब बन सकता है। इंडिया में बहुत हाई पोटेंशियल है। यहाँ का ज्वेलर पूरे इंडिया वर्ल्ड में रेनाउंड है। आप जितने भी वर्ल्ड में बड़े मार्केट्स देखेंगे, आप इंडियंस को हर जगह पाएंगे। आपको एक बात बताऊं, जो हीरे की इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है, आज आपको जान के खुशी होगी कि हर 10 में से 8 हीरा हिंदुस्तान में घड़ा और काटा जाता है। पूरी दुनिया में, भले वो बेल्जियम में बिकता हो, भले वो एंटवर्प में बिकता हो, भले वो जापान में बिकता हो, हर every 8 diamonds out of 10 diamonds in the world are cut and polished in India only. आनंद जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बहुत बातें की। आपकी बहुत सी बातों से हमें लगा कि आपकी मांगे बिल्कुल वाजिब है। सरकार ने जो अतिरिक्त टैक्सेस लादे हैं ये ठीक नहीं है, और मूल बात है कि कारोबार की उन्नति करना जरूरी है ताकि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके। ऐसा ना हो कि दुबई सोने की चिड़िया बन जाए। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।